हेलो गाइस। तो कहानी स्टार्ट होती है जोसन डायनेस्टी के टाइम्स से। उस समय जब अंधविश्वास अपने जोरों पर होता था तो एक रेड टेल वाला स्टार था जो कि 2 महीने से आकाश पर चमक रहा था। लोग उसे बैड लक की निशानी समझते थे और साथ ही साथ कुछ ऐसा हो रहा था कि इतने अरसे से बारिश ही नहीं हुई थी, जिसकी वजह से खाने पीने को जो चीज़ें थी ख़त्म हो रही थी, फेमाइन आ चुका था। लोगों को ऐसा फील होता था कि शायद हमारे बीच कोई ऐसा अपराधी है कि जिसकी वजह से गॉड ने हमें पनिश किया हुआ है। इन दी एंड रॉयल कोर्ट की तरफ से यही फैसला आता है कि एक लेडी है जो अपने ज़माने से बहुत मॉडर्न ख्यालात रखती थी। इतने में रॉयल कोर्ट का एक फैसला आता है और ये डिसीजन था कि लेडी कांग को मौत की सजा दी जाती है। लेडी कांग कौन थी? एक्चुअली ये उस जमाने में एम्परर की एक कॉन्क्यूबाइन थी, लेकिन लोग उससे नफरत करते थे। उनको ऐसा लगता था कि ये बहुत ही मॉडर्न और लिबरल विचार रखती है, जो कि अपने समय से बहुत आगे के दौर के थे, और उसी के सिंस की वजह से गॉड ने हमें ये सजा दी है। अब जब लेडी कंग के खिलाफ फैसला सुनाने के लिए रॉयल ऑफिशियल्स पहुंचते हैं तो उस समय वो एक पेंटिंग बना रही थी। जो उसकी सेविकाएं थी वो तो सारी रो रही थी कि आप इस दुनिया से जाने वाली हैं, लेकिन वो एकदम शांति से पहले तो अपनी पेंटिंग कंप्लीट करती है और फिर बाहर आती है। डिसीजन तो उसने सुन लिया था कि ये लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, लेकिन वो एकदम शांत रहती है, लेकिन इतना जरूर बोलती है कि कोई भी फूल हमेशा के लिए ब्लॉसम नहीं करता रहता। और फिर इतने में उसके सामने जहर का एक प्याला था जो उसे पीना था, यही उसकी सजा थी। अब वो ये प्याला उठाती है। सब हैरान थे कि एकदम शांति से ये एक्सेप्ट करने वाली है, लेकिन वो उस प्याले को तोड़ देती है। और फिर हमें रॉयल कोर्ट का सीन दिखाते हैं। एम्परर बैठा हुआ था। एम्परर को एकदम मिस्टीरियस सा दिखाया हुआ था क्योंकि हमें उसका फेस शो नहीं करते। दूसरी तरफ लेडी कांग ने गवर्नमेंट के फैसले के खिलाफ बगावत कर दी थी। वो कहने लगती है कि आखिर को मेरी सजा क्या है, यही कि मैं एक नीच जात की होते हुए भी नोबल फैमिलीज के लोगों से ज्यादा अच्छे विचार रखती हूँ, उनके बीच बैठती हूँ, उन्हें टक्कर देती हूँ। क्या मेरी गलती ये है कि मैंने तुम लोगों के लिए कोर्ट और लॉ के सिस्टम को अरेंज किया था जो पहले कोई कर नहीं पाया था? अगर ये मेरी गलती है तो ठीक है, फिर मैं सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी सजा ये जहर का प्याला पीना नहीं बनती। अब उसको जहर पिलाने के लिए बहुत सी सेविकाएं लाइन में खड़ी हुई थीं। वो हर किसी का प्याला तोड़ती जा रही थी। इन दी एंड वो लोग उसे जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे जहर पिला देते हैं। इतने में वो देखते हैं तो आसमान पर बादल छा गए थे। हर कोई हैरान था कि जैसे ही इसको सजा दी है उसी समय हम पर बारिश बरसने वाली है। इसका मतलब है कि यही वो अपराधी था जिसकी वजह से हम पर बुरा समय आया हुआ था। लेकिन उस टाइम पर बारिश के 2-4 कतरे ही गिरते हैं और फिर उसके बाद फ्रॉस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। हर कोई हैरान था कि गर्मियों के मौसम में स्नोफॉल कैसे हो रही है। और फिर इसके साथ ही वो देखते हैं कि बादल गायब हो गए हैं। आसमान पर फिर से सूरज चमकने लगता है और ये सीन आया था जिसे देखकर हर कोई डर गया था। वो था सोलर एक्लिप्स का सीन, जो कि रेड कॉमेट से भी ज्यादा बैड लक की निशानी माना जाता था। और उसी टाइम पर जब सोलर एक्लिप्स था, उसे देखते देखते ही लेडी कंग इस दुनिया से चली जाती है। वो सोच रही थी कि क्या इस तरह से मेरा अंत होना था। और फिर इसके साथ ही थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुलती है, लेकिन ये क्या, उसके तो कपड़े भी चेंज थे। और वो सोचने लगती है कि ये सूरज इतना करीब क्यों आ गया है। और फिर देखती है तो वो तो कैमरा की लाइट्स थी। उसने 300 साल आगे टाइम ट्रैवल कर लिया था और उसकी आत्मा किसी के शरीर में एंटर हो चुकी थी, जो कि यहाँ पर इस समय उसी ड्रामे की शूटिंग में लगी हुई थी, जहाँ पर हिस्ट्री का ये सीन दिखाया जा रहा था, लेडी कांग को किस तरह से पॉइजन दिया गया था। लेकिन लेडी कांग तो एकदम हैरान ही रह जाती है। हर तरफ लोग अजीब अजीब से कपड़ों में फिर रहे थे। ये सीन था तो उसी के ही महल का, लेकिन फिर भी सब कुछ बहुत अनजाना सा फील हो रहा था। ऐसी ऐसी चीजें थी जो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। वो सोचने लगती है कि हाँ, ये क्या हो रहा है। आजकल लोग कितने बेशर्म हो चुके हैं। देखो, लड़की अपनी टांगी नंगी करके फिर रही है और बाकी लड़कों ने कितने अजीब किस्म के कपड़े पहने हुए हैं। लड़कियां लड़कों से कैसे खुलेआम बातें कर रही हैं। अभी वो इस शौक से निकली ही नहीं थी कि इतने में एक सैनिक आगे बढ़ता है और उसे वो फैसला सुनाने लगता है कि तुम्हें मौत की सजा दी गई है। और फिर वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। वो इतने दमदार जवाब दे रही थी जो कि स्क्रिप्ट से तो बाहर थे, लेकिन फिर भी डायरेक्टर को बहुत पसंद आते हैं। वो कहता है सीन चालू रखो। जो आगे बढ़ता है उसे मारती है, गिराती है। ये सीन तो रियल से भी ज्यादा अच्छा शूट हो रहा था। फिर उसके बाद सीन कट हो जाता है और फिर सारे लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि लेडी कंग को जब सैरी के नाम से बुलाया जाता है
तो वो तो हैरान ही रह गई थी। और एक लड़की थी जो उसकी फ्रेंड बनकर उससे बात कर रही थी। कहती है, तुम्हारे में क्या आ गया था, स्क्रिप्ट के बाहर कितनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी तुम। लेकिन मेन हीरोइन को ये सारा कुछ पसंद नहीं आया, तुम स्टैंड बाय थी, उससे अच्छी एक्टिंग कैसे कर सकती हो। अब कांग तो हैरान ही रह गई थी कि मेरा नाम ये सैरी यूं ले रही है। लेकिन सिर्फ एक ये चीज नहीं थी, और भी बहुत चीज थी उसके सरप्राइज रहने के लिए। यहाँ पर कुछ फॉरेनर लेडीज थी। वो सोचती है कि इनके पीले पीले बाल, नीली नीली आंखें, ये सब तो मैंने बुक्स में पढ़ा था। वेस्ट के लोगों के ऐसे ही गेटअप होते थे, और ये हमारे महल में ऐसे सरेआम क्यों घूम रही हैं? कहीं मेरे सोए सोए हमारे महल पर कोई हमला तो नहीं हो गया? और इतने में वो फिरंगी लेडीज उसके पास आती हैं और उसके साथ एक सेल्फी बनाने लगती हैं। कहती हैं, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, पिछला शौक क्या काफी नहीं था? वेल यहीं पर ही वो उल्टी सीधी हरकतें करना स्टार्ट कर देती हैं। फिर जाकर देखती है अपने फेस को, उसका फेस थोड़ा सा डिफरेंट फील हो रहा था। वैसे लेडी गंग काफी स्मार्ट थी, और अपने जमाने में भी वो बहुत मॉडर्न विचार रखती थी। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि वो किसी ऐसी जगह आ चुकी है जो कि उसके जमाने की बिल्कुल भी नहीं है। इतने में उसे याद आता है कि उसे पहले ही अंदाजा हो चुका था कि उसे डेथ सेंटेंस मिलने वाली है, और इसीलिए उसने एक शमन से कांटेक्ट किया था। उस शमन ने कहा था कि मुझे तुम्हारा ब्लड चाहिए। वो जैसे ही उसका खून लेती है तो उसके साथ ही उसे कहने लगती है कि इस पर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम मरोगी, लेकिन फिर जीने के लिए। और अब उसे समझ आती है कि मैं मरी थी लेकिन अब जी चुकी हूँ। इतने में उसकी बेस्टी उसके पास आती है, और वो भी एक एक्ट्रेस ही थी। वो उसे सेओरी कहकर जब उससे बातें कर रही थी तो सेओरी को ऐसा लगता है कि इस समय मैं कोई उल्टी सीधी बात बोलूं, उससे बेहतर है कि मैं शांत ही रहूं और ये अंदाजा लगाने की कोशिश करूं कि यहाँ के लोग कैसा बिहेव करते हैं। और बस इतने में ही मेन एक्ट्रेस उसके सामने आ जाती है, जो कि अपनी सीईओ के साथ थी। वो लोग सेओरी को बहुत बुरा भला कहते हैं। सेओरी को फेस रीड करना बहुत अच्छे से आता था। वो समझ जाती है कि ये कोई अच्छे इंसान नहीं है। और वैसे भी उस सीईओ ने अपने फेस पर इतनी सारी प्लास्टिक सर्जरी कराई हुई थी कि उसका असल चेहरा नहीं बल्कि वो तो प्लास्टिक की डॉल लगती थी। वेल कांग तो हमेशा से बोलने में अच्छी थी। वो सेओरी के बिहाफ पर उन्हें जिस तरह के जवाब देती है वो सुनते ही हैरान रह जाती है कि सेओरी के मुंह में कब से जुबान आ गई। ये तो हमेशा शांत रहती थी, हमें कोई जवाब नहीं देती थी। और इतने में सेओरी देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने अपने कपड़ों में से एक फोन निकाला है और वो बातें कर रही है। अब वो तो ये सारा कुछ देखकर हैरान हो जाती है। मोबाइल फोन्स का कॉन्सेप्ट तो उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि हर कोई हाथ में क्या लेकर घूम रहा है। इतने में वो अपने कपड़ों में भी तलाश करने लगती है कि शायद यहाँ पर भी कोई इक्विपमेंट छुपा हुआ होगा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर इतने में वो देखती है तो वहां पर काफी सारे लोग थे जो कि जख्मी दिखाई दे रहे थे, और ऐसा लग रहा था कि वो महल पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। एक आदमी उन्हें लीड भी कर रहा था, और वो आदमी तो डायरेक्टर था जो उन्हें जल्दी से सेट पर पहुंचने को कह रहा था। पर उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि जैसे हमला हो चुका है। वो डर जाती है, कहती है बगावत हो चुकी है, और महल के बाहर के लोगों को ये इत्तला देने के लिए जा रही थी। भागती भागती वो जैसे ही महल के बाहर पहुंचती है तो बगावत के बारे में तो वो भूल ही गई थी, क्योंकि उसके महल के बाहर अब इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर्स थे, इतनी तेज तेज गाड़ियां चल रही थी। वो सोचती है कि ये क्या चीजें हैं जो घोड़े से भी तेज हैं। और फिर आसमान में देखती है तो वहां पर एरोप्लेन्स थे। वो बस परेशान हो जाती है, वो तो बेहोश ही होने वाली थी। उसके लिए बिल्कुल नया था, वो तो शॉक्ड ही रह जाती है। अब इसके साथ ही दिखाते हैं हमें हमारे ड्रामे के मेल लीड को, और हमारे मेल लीड का नाम सैगी है, और ये एक 3rd जनरेशन चाबल है। वो बस अपनी ही दुनिया में गुम रहता है। बिजनेस करना उसे बहुत अच्छे से आता है, स्पेशली दूसरी छोटी कंपनीज को एक्वायर करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। पब्लिक ओपिनियन क्या है इससे तो उसे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग उस पर टॉन्ट करते थे, उसे बुरा भला बोलते थे, कि जिस तरह से वो अपने लॉज में अमेंडमेंट करता था लोगों को वो पसंद नहीं आती थी। अक्सर लोग उसके सामने प्रोटेस्ट भी करते थे। सेगी अपने कामों से फिर भी बाज नहीं आता था। इसके अलावा वो लोगों में बहुत ज्यादा इनफेमस था। उसकी आजकल एक फुटेज जो वायरल हो चुकी थी उसमें वो अपनी फैक्ट्री में खड़ा हुआ था। वहाँ के वर्कर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर गुस्सा करता है, उन्हें बुरा भला बोलता है और चीजें भी तोड़ता है। इस सब की वजह से पब्लिक और भी उसके खिलाफ हो चुकी थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। जनता उसकी पावर, उसके पैसे को कम नहीं कर सकती थी। आज के दिन भी वो एक आदमी से मिलने के लिए जाता है, उसे 10 सेकंड देता है फैसला करने के लिए। वो उसकी कंपनी एक्वायर करने के लिए गया था। पहले तो आदमी नखरा दिखाता है, लेकिन उसके बाद 3 बिलियन वॉन खोने के बाद ही वो सैगी की दी हुई कीमत पर साइन करने के लिए रेडी हो जाता है।
क्योंकि सैगी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए एक ऐसी चीज प्रिपेयर की हुई थी कि जिससे उसकी कंपनी डूब सकती थी। और जब वो बाहर निकला था तो वो लिटरली रो रहा था। इतने में हमें सैगी के असिस्टेंट को दिखाते हैं जो न्यूज सुन रहा था। उसे पता चलता है कि आज सोलर एक्लिप्स है और उसके साथ साथ एक रेड कॉमेट भी दिखाई देगा। ये नज़ारा 300 साल बाद रिपीट हो रहा है। उसका मन तो बहुत था कि ये नज़ारा देख सके, लेकिन उसे लगता नहीं था कि सैगी के टाइट स्केड्यूल में उसे ये समय एंजॉय करने का टाइम मिल सकेगा। सैगी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन था और उसे कभी किसी पर दया नहीं आती थी, स्पेशली उन लोगों पर जो कि पहले कभी क्रोल रहे हों। इतने में सैगी भी अपनी वो वायरल वीडियो देखता है। अपने असिस्टेंट से पूछता है, क्या ये सच में मैं हूँ? असिस्टेंट कहता है, नहीं, ये तो डीप फेक से बनाई हुई है। अच्छा, तो किसी ने फेक वीडियो में मेरा फेस यूज किया और तुम लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हुए हो? असिस्टेंट कहने लगता है, नहीं, हमने पिटीशन के लिए फाइल प्रिपेयर कर ली है। हम इस कंपनी को सू करने वाले हैं जिसको यूज करके आपकी ये फुटेज बनाई गई है। सैगी कहने लगता है, तुम पागल हो क्या? मुझसे तो खुद नहीं पहचाना जा रहा कि ये मैं ही हूँ या फिर मेरा कोई क्लोन। ओ माय गॉड, तुम लोग कब सीखोगे? इन्हें सू नहीं करना बल्कि इस कंपनी को एक्वायर करना है। ये टेक की फील्ड में मेरी अगली एम्पायर बनने वाली है। और फिर इसी के साथ ही हमें चॉय मोंडो को दिखाते हैं और ये है सैगी का एक कजन। ये भी एक चायबल है। मोंडो एक इंटरव्यू दे रहा था। मोंडो रिपोर्टर के क्वेश्चन के पहले तो शांति से जवाब देता है, लेकिन जब उसे फील होता है कि ये इंटरव्यू मेरे बारे में नहीं है बल्कि मेरे से ज्यादा इस सैगी के बारे में मुझसे क्वेश्चंस कर रहा है, तो वो उसे साफ कह देता है कि मुझे ये खुद की इंसल्ट फील हो रही है। वो हमेशा अपने फेस पर एक स्माइल सजाए रखता था, लेकिन उसकी बातों से लग रहा था कि वो सैगी से सख्त नफरत करता है, उसे अपना कंपटीशन मानता है, चाहे अच्छी या बुरी। लेकिन सैगी हमेशा न्यूज में रहता था और उसे पे करके अपने इंटरव्यूज दिलाने पड़ते थे और ये बात मुंडो को बहुत बुरी लगती थी। और फिर इसके साथ ही हमें दादाजी को दिखाते हैं जिन्हें सैगी पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि अभी पिछली कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी और इसकी ये फुटेज आ गई है। सैगी भी पूछता है, दादाजी ने क्या रिएक्शन दिया मेरी वीडियो देखने के बाद? असिस्टेंट अच्छी बात कहना चाहता था, लेकिन सैगी कहने लगता है, मुझे पागल समझा है क्या? दादाजी मुझ पर कभी विश्वास नहीं करते। उन्हें तो लगता है कि मैं एक दुकान नहीं चला सकता, पता नहीं कंपनी कैसे चला रहा हूँ। वेल, अब इतने में जब वो वापस जा रहा था तो एक लड़की उनकी गाड़ी से टकरा जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि स्योरी ही थी। उसे यहाँ के रूल्स का कुछ पता नहीं था। ग्रीन लाइट, रेड लाइट क्या होती है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका सिर चकरा रहा था इतनी सारी ट्रैफिक और शोर देखकर। और फिर किस्मत खराब कि वो आई भी सैगी की गाड़ी के नीचे। लेकिन ये किस्मत खराब स्योरी की नहीं बल्कि सैगी की होने वाली है। सैगी भी हैरान था कि ये किस जमाने की हरकतें कर रही है। क्या ये कोई पागल है या फिर इसे किसी ने प्लांट करके मेरी गाड़ी के नीचे आने के लिए भेजा है? सैगी जो कि हमेशा से बहुत तेज बनता था उसके पीछे पीछे चलता है और फिर उसे एक गाड़ी से बचा लेता है। एक दफा तो सीन एकदम रोमांटिक सा हो गया था और फिर इतने में ये सीन लड़ाई के सीन में बदल जाता है। सैगी उस पर चिल्लाता है कि किसने तुम्हें पैसे दिए हैं मेरी गाड़ी के नीचे आकर मरने के लिए? क्या पहले मेरी कंट्रोवर्सीज कम है क्या? मैं तुम्हें माफ करने वाला नहीं हूँ। अब ये सुनते ही स्योरी तो उसके मुंह पर एक थप्पड़ ही दे मारती है। कहती है, घटिया इंसान, मैंने आज से पहले तुम जैसा नीच नहीं देखा। इधर उधर के लोग भी रुक कर ये सीन देखने लगते हैं। कुछ को तो ऐसा लगता है कि किसी कपल के बीच फाइट हो रही है। और सैगी अब क्या करता, एक लेडी पर तो हाथ नहीं उठा सकता था। उसे कहता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मांगो जितना मांगती हो। उन्होंने जितना पैसा तुम्हें दिया मैं उसे डबल देने को तैयार हूँ। और इस बात पर तो स्योरी उस पर और चिल्लाती है। एक वैन आकर रुकती है, वहां से वो एक टहनी उठाती है और उसकी पिटाई लगाना स्टार्ट करती है। कहती है, मुझे खरीदेगा? घटिया इंसान, नीच कमीने, पता नहीं क्या क्या बोलती है। सड़क पर उसने तो तमाशा ही लगा दिया था। हर कोई ये सीन देखकर एंजॉय कर रहा था। सैगी को भी उस लड़की पर हाथ उठाना ही पड़ता है, लेकिन वो टहनी से नहीं बल्कि एक फूल से उसे मार रहा था। कहता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को काफी मार लिया है, सब कुछ इवन हुआ। और हाँ, तुम मेरी गाड़ी से टकराई थी, लगता है तुम्हारे सिर पर चोट लग गई है। अगर तुम्हें कुछ कॉम्पनसेशन या मेडिकल बिल्स लेने हैं, जो भी बिल आया मैं पे करने को रेडी हूँ। ये कहता हुआ वहां से भाग जाता है और स्योरी तो बस ये देखकर हैरान थी कि ये क्या चीज। इस तरह की राइटिंग तो वो पढ़ सकती थी, लेकिन ये इंक कौन सी यूज हुई है उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। और बस सैगी ऑफिस में पहुंचता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। कहता है वो खुद को क्या समझती है कि जॉसन की क्वीन थी वो। और फिर इतने में उसका मूड खराब करने के लिए एक और आदमी वहां बाहर पहुंचा हुआ था और प्रोटेस्ट कर रहा था, जिसे गार्ड्स उठाकर बाहर फेंक देते हैं। जबकि उधर स्योरी को दिखाते हैं कुछ स्कूल के बच्चे सड़क क्रॉस करके म्यूजियम में जा रहे थे और उस म्यूजियम में उनकी टीचर यही बोलकर लेकर जा रही थी कि आओ तुम्हें जॉसन एरा दिखाऊं।
और ये सुनते ही स्योरी भी उनके पीछे चलने लगती है, क्यों बनाकर, ये समझ कर के शायद वो अपने टाइम में वापस पहुंच जाएगी। लेकिन आगे जाती है तो एक म्यूजियम था। यहाँ पर टीचर बच्चों को एक पेंटिंग दिखा रही थी और वो पेंटिंग किसी और की नहीं बल्कि वही थी जो मरने से पहले लेडी कांग ने बनाई थी। इस टाइम पर तो पेंटिंग किसी और के नाम पर थी, एक क्वीन ने उस पेंटिंग पर अपना नाम लिखा हुआ था। इतने में स्योरी ये सुनते ही चिल्लाने लगती है, ये झूठ है, क्वीन ने नहीं, है तो मैंने बनाई थी। और फिर खुद को संभालती है और अपना नाम लेकर पूछती है कि क्या कोई इस पर्सनैलिटी को जानता है 300 साल पहले से। उसका पूरा नाम कांग डानशिम था। ये नाम सुनते ही बच्चे कहने लगते हैं, अच्छा, हिस्ट्री की वो विलन जिसे उसके रैंक से, उसके टाइटल से हटा दिया गया था। और ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है कि मैं इतने सालों बाद एक नया जन्म लेकर इस दुनिया में आई हूँ और सुनने को ये मिला है कि मौत के बाद भी मुझे बदनाम कर दिया गया। मेरी पेंटिंग्स, मेरा लिटरेचर किसी और ने चुरा लिया और मुझे एक विलन बना दिया। मौत के बाद भी उसकी कदर ना हुई, मरने के बाद भी उसने कुछ ना पाया। ये सुनते ही उसका दिल टूट जाता है। अब उसे इतनी तो जरूर समझ आ चुकी थी कि वो अपने जमाने से 300 साल आगे इस दुनिया में ट्रैवल कर चुकी है। इसके साथ ही उसे पुराने जमाने की यादें भी आने लगती हैं। लोग उसके बारे में बुरा बोलते थे क्योंकि वो एक छोटी जात की थी और अपने इंटेलेक्चुअल की बेस पर वो काफी आगे पहुंच चुकी थी और एक कॉन्क्यूबाइन थी जो कि एम्परर की थी। लोग उससे जेलस होते थे, उसके बारे में अफवाहें फैलाते थे, उसके पीठ पीछे उसे बुरा भला बोलते थे। ये सब उसे मालूम था, लेकिन ये बुरी बातें भी उसे कभी डिस्करेज नहीं कर पाई थी। अब इन्हीं यादों में खोई हुई वो इस मॉडर्न एरा में से गुजर रही थी। लेकिन फिर वो अपने आप को संभालती है और खुद से ही कहने लगती है कि इस दुनिया में मुझे एक दूसरा चांस मिला है, मरकर मैं फिर से जी हूँ। लेकिन अब ये हेल है या हेवन ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपकी जिंदगी को बेकार नहीं होने दूंगी। मैं खुद को स्ट्रांग बनाऊंगी और जो नेचर ने मुझे दूसरा चांस दिया है इसका पूरा पूरा फायदा उठाऊंगी। खुल के जीऊंगी, जो पहले नहीं कर सकी अब करूंगी। और बस इस वादे के साथ ही उसे ख्याल आने लगता है। वो अपने हाथ में उसी कार्ड को देखती है। उसे इतना जरूर समझ आ गया था कि जो आदमी मुझे मिला था वो बहुत ही पावरफुल पर्सन था। वो हमेशा रॉयल और पावरफुल पर्सन्स के करीब रही थी। वो सोचती है कि अगर इससे स्टिक होकर रहूंगी तो मैं भी ऊपर जा सकती हूँ, इसलिए टाइम है इससे मिलने का। दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं। सेगी को उसका असिस्टेंट कह रहा था कि आजकल वेस्ट में एक नई थ्योरी चल रही है और वो ये है, थप्पड़ से ही प्यार और डेटिंग का आगाज होता है। आपने भी आज ही थप्पड़ खाया है। ये बात सुनते ही वो तो उसे टाई से पकड़ लेता है, उसका गला ही दबाने वाला था। कहता है कि आज के दिन तो उस लेडी का मेरे सामने दोबारा नाम भी ना लेना। इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि सेगी को लोग इसलिए भी बुरा भला कहते थे क्योंकि उसकी मॉम किसी बड़े परिवार से नहीं थी, बल्कि वो एक आम सी पर्सन थी, एक छोटी सी फैमिली से, और वो मिस्ट्रेस का बेटा था। इसीलिए लोग उसे लो ब्रीड का चावल भी बोलते थे। ये बात उसके लिए एक गाली थी, लेकिन उसे ये बात कभी डिस्ग्रेस नहीं करती थी। और ये बात हमें इन दोनों में कॉमन दिखती है, स्योरी और सेजी में। इतने में दादाजी आते हैं, उस पर चिल्लाने लगते हैं। कहते हैं कि अपने आप को सुधार लो, कंट्रोवर्सी से निकल आओ और मेरी बात मानो तो जल्दी शादी कर लो। दादाजी ने उसके लिए काफ़ी सारी ब्लाइंड डेट्स अरेंज की थी, लेकिन वो हर लड़की से ब्लाइंड डेट की तरह नहीं मिलता था, बल्कि इस तरह से मिलता था कि जैसे कोई बिजनेस डील फाइनल करने वाला हो। अपना प्रपोजल साथ लेकर जाता था कि अगर तुम इन शर्तों पर मेरे से शादी करोगी तो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की कंपनी को फायदा होगा। और इसी वजह से उसकी एक भी ब्लाइंड डेट कामयाब नहीं हुई थी। इतने में हमें पता चलता है कि उसकी कंपनी आजकल एक कॉस्मेटिक्स की नई रेंज इंट्रोड्यूस करने वाली है और उसको इंस्पिरेशन मिली है जॉनसन एरा से, नेचुरल ब्यूटी से रिलेटेड। और आज के दिन बहुत सारी मॉडल्स थी जो कि वहाँ ऑडिशन देने के लिए आई हुई थी, कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए। और बस इन्हीं कपड़ों में स्योरी भी वहाँ पहुँच जाती है, इसलिए वो अजीब नहीं दिख रही थी। रिसेप्शन पर कार्ड दिखाती है, वो यही समझती है कि इन कपड़ों में ऑडिशन देने के लिए ही आई होगी। उसे एक टैग पकड़ाती है और कहती है कि वहाँ जाएं और बाकियों के बीच वेट करें। और बस इतने में जी हियो भी वहाँ पहुँच जाती है, वही जो कि स्योरी की राइवल थी। वो जैसे ही स्योरी को वहाँ देखती है तो आकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है। कहती है कि हम इतने बड़े बड़े लोग हैं और तुम एक स्टैंड इन यहाँ पर आई हुई हो, तुम्हारी क्या पहचान है जो इतनी बड़ी कंपनी तुम्हें ब्रांड एम्बेसडर रखेगी। अब इन बातों की तो स्योरी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। वो कहने लगती कि मैं यहाँ पर एक घटिया इंसान को मिलने के लिए आई हूँ। और ये बात सुनते ही जी हियो को लगता है कि जैसे ये मुझे घटिया बोल रही है, और इर्द गिर्द की सारी गर्ल्स ने भी ये बात सुन ली थी। हर कोई देख रहा था कि ये कौन है जिसकी इतनी जुबान चलती है। और इससे पहले कि वो दोनों गर्ल्स फाइट करती, उससे पहले ही उन्हें अंदर बुला लिया जाता है। वो 3 फाइनलिस्ट में चूज हो चुकी थी।
वेल सेओरी बेशक 300 साल पीछे से आई थी, लेकिन उसके विचार इतने मॉडर्न थे कि इंटरव्यूज भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पर जी हियो कह रही थी कि कुछ सालों बाद मैं अपनी एक फैमिली एस्टैब्लिश करते हुए खुद को देखती हूँ, लेकिन सेओरी का कहना था कैसे कोई भी विचार मेरे नहीं है। उस बेचारी को तो जैसे प्यार से फैमिली सिस्टम से भरोसा ही उठ चुका था। उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया हुआ था और फिर भी उसे धोखा मिला था। वो बोलती है इस जन्म तो मैं शादी ही नहीं करने वाली, क्योंकि मैं बाउंड नहीं होना चाहती, मैं ऊंचा उड़ना चाहती हूँ। और फिर इतने में हमें दिखाते हैं कि फाइनलिस्ट को देखने के लिए सेजी भी अंदर आता है, और जैसे ही सेजी आया था उसे देखते ही सेओरी के मुंह से निकलता है तुम घटिया इंसान। उसने तो जैसे उसका नाम ही घटिया रख लिया था, लेकिन थैंक्स गॉड बाकी लोगों ने ये शब्द सुने नहीं थे। इंटरव्यू जैसे ही ओवर होता है तो वो सेजी के पीछे पीछे जाती है और उससे कहने लगती है कि मेरे पास एक डील है तुम्हें ऑफर देने के लिए। उसने भी इसका नाम सेओरी पढ़ लिया था। वो कहने लगता है कि तुम जैसा पर्सन मुझे कोई डील दे ही नहीं सकता। उसमें इतना नखरा था कि सेओरी ने आज से पहले इतना नखरा शायद पहले कभी झेला ही नहीं था। उसके पीछे पीछे जाने लगती है और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठने वाला था, सेओरी को बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि इर्द गिर्द कोई असैसिन है जो कि सेजी पर हमला करने वाला है और पार्शियल सोलर एक्लिप्स हो रहा था। वो सेजी को रोकती है कि गाड़ी में ना बैठना। इतने में बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं और सेजी अपनी गाड़ी में बैठने ही वाला था कि आखिरी लम्हे वहां पर फुल सोलर एक्लिप्स हो जाता है। थोड़ा अंधेरा छा जाता है। सब लोग यही मंजर देख रहे थे। वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं और सेओरी फिर भागते हुए सेजी को साइड पर कर लेती है और इतने में उसकी गाड़ी के ऊपर एक भारी चीज आकर गिरी थी, जो कि शायद सेजी अंदर बैठा होता तो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती थी। अब एक तरह से सेओरी ने सेजी की जान बचाई थी और उसकी लाइफ सेवर बन चुकी थी। कि पास्ट की लाइफ में सेओरी एक दफा अपनी दासियों के साथ खड़ी हुई थी, अपने फेवरेट फ्लावर्स को भी देख रही थी और साथ ही साथ तीरंदाजी का मुकाबला भी कर रही थी। इतने में वहां पर एम्परर आ जाता है और फिर से हमें एम्परर का फेस नहीं दिखाते। एम्परर उससे कुछ देर बातें करता है और फिर कहने लगता है आजकल तुम्हारी हेल्थ बहुत डाउन लग रही है। मैंने अपने रॉयल डॉक्टर से तुम्हारे लिए एक टॉनिक बनवाया है, ये तुम्हारी हेल्थ को बेटर कर देगा। और जैसे ही वो टॉनिक उसे प्रेजेंट किया जाता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जहर है। वो उसे फेंक देती है, लेकिन ये सारा कुछ शायद उसकी सिक्स सेंस उसे बता रही थी। रियल में ऐसा नहीं हुआ था। उसे पता चल चुका था कि उसे बहुत ही जल्द पॉइजन दिया जाएगा और प्रोबेबली वो एम्परर की तरफ से ही गाइडेंस में होगा। एम्परर जैसे ही आया था उसके फेवरेट फ्लावर्स मुरझा गए थे। लेकिन अब हमें प्रेजेंट में सीन दिखाते हैं। सेगी सेओरी को जगाने की कोशिश कर रहा था। वो होश में आती है और देखती है कि उसके फ्लावर्स मुरझाए नहीं बल्कि खिल चुके हैं। और ऑफ कोर्स ये सेगी की प्रेजेंस में ही हुआ था। इट मींस ये उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव वाइब है। अब उसके बाद ये दोनों इकट्ठे मीटिंग करते हैं। यहाँ पर सेओरी उससे कहती है कि पास्ट में मेरे पर कई दफा लोगों ने हमला किया है और मेरी सिक्स सेंस इतनी स्मार्ट है कि हर दफा असैसिन्स पकड़े गए थे और यही सेंस मैं आपके ऊपर भी यूटिलाइज कर सकती हूँ। मुझे फीलिंग आ रही है, ये वाइब है कि कोई है जो आपका दुश्मन है और आप पर हमला दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मेरी सिक्स सेंस को यूज करते हुए मैं आपकी शील्ड बन सकती हूँ। मुझे अपने साथ काम पर रख लें, डील कर लें। लेकिन सेगी उससे कहने लगता है तुम पागल हो, डील माय फुट, मेरे इतने सारे बॉडीगार्ड्स हैं, जाओ तुम यहाँ से। और फिर उठाकर उसे बाहर फेंकवा देता है। वो सोचने लगती इतनी इज्जत अफजाई, मैंने इसे बड़ा ऊंचा इंसान समझा था, पर इसे तो इंसानों की परख ही नहीं है। और इतने में आगे असिस्टेंट सॉन खड़ा हुआ था। वो उससे कहने लगता है कि आपने सर की जान बचाई थी, वो आपको वापसी तक ड्रॉप कराएंगे। वो सोचती है ये पालकी थोड़ी अजीब अजीब लग रही है, उसने पहली दफा गाड़ी में सफर किया था। सारा रास्ता वो असिस्टेंट सॉन से यही कह रही थी कि पालकी थोड़ी आहिस्ता चलाओ, मेरा तो सिर चकरा रहा है। मैंने इससे तेज सवारी पर कभी पहले सफर नहीं किया और गाड़ी की स्पीड तो सिर्फ 20 पर थी। इतनी आहिस्ता कि ठेले वाले भी उनसे आगे निकल रहे थे। और दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं। उसने सीसीटीवी के थ्रू पता चलाया था कि जिसने स्टैचू ऊपर से नीचे फेंका था वो वही प्रोटेस्टर था जो सुबह के टाइम पर उनके ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ था। उसकी जो भी डिमांड्स थी उसने कंपनसेशन में पूरी करा दी थी, लेकिन फिर भी उसने ये हरकत क्यों की है, ये बात उसे बॉदर कर रही थी। और ये बात इसी चीज की तरफ इशारा थी कि कोई है जो उसका दुश्मन है और उसने ही इस प्रोटेस्टर को पे किया था। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि आज के दिन दादाजी का बर्थडे है और उनका बर्थडे मनाने के लिए कुछ फैमिली मेंबर्स भी आए हुए हैं। और हमें उसकी दो आंटीज को भी दिखाते हैं, एक जूमी थी और दूसरी जूरान। मोंदू भी यही पार्टी अटेंड करने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पर ग्रैंडपा को देखकर पता चलता है कि उन्हें अपनी बेटियों से भी ज्यादा मोंदू पसंद।
कुछ सालों पहले जब दादाजी की तबीयत खराब थी तो उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए था। उनकी अपनी ही बेटियां मुकर गई थी, लेकिन इस टाइम पर मोंडू आगे बढ़ा था और तब से लेकर आज तक ऑफ कोर्स वो दादाजी की गुड बुक्स में ही है। दादाजी कहने लगते हैं कि एक तरफ मोंडू है जो कि डिस्टेंट रिलेटिव होकर भी मेरे लिए इतना कुछ करता है, और एक है मेरा अपना पोता जो मेरी बर्थडे अटेंड करने के लिए ही नहीं आया। वेल, अब सेओरी को उसके घर के बाहर पहुंचा देते हैं। उसकी एजेंसी की तरफ से दी हुई सीवी से पता चल गया था और यहाँ पर उसका यूनिट 203 था। ये बात उसे इस तरह से पता चलती है कि जैसे ही अंदर से दरवाजा खुलता है तो इस यूनिट का ऑनर बाहर आया था जो उसे इसी नाम से पुकार रहा था। यहाँ पर उसके हैरान होने की बहुत सारी चीजें थी। पहले तो वो सोचती है कि ये जगह किसी जेल से भी छोटी और तारीख है, और इसके साथ साथ जब ऑटोमेटिकली खुद ही लाइट्स ऑन होने लग तो ये देखकर तो और भी घबरा जाती है, लेकिन फिर खुद को इकट्ठा करती है और कहती है कि तुमने किसी को खुद पर शक करने नहीं देना। इतने में उसे मालूम पड़ता है कि जिसकी बॉडी में वो है, यानी कि सेओरी की बॉडी में उसकी ग्रैंड माउस से मिलने के लिए आई हुई है। वो बहुत प्यार से सेओरी को मिलती है और उससे कहती है कि तुम बहुत मेहनत करती हो। उसके लिए खाना भी बना कर लाई थी और जाते जाते उसे कुछ पैसे भी देकर जाती है और कहती है अपनी डाइट का ख्याल रखा करो, तुम वीक होती जा रही हो, मेरी फिक्र ना करना, मेरा रेस्टोरेंट अच्छा चल रहा है। लेकिन ये वो झूठ बोल कर गई थी। उनके हाथों से पता चलता था कि वो कितनी मेहनत करती है और जाते हुए उनके जूते भी टूटे हुए थे। लेडी कांग बहुत अच्छी थी ऑब्जर्वेशंस में, और ये बात उसे समझने में जरा देर नहीं होती कि सेओरी की दादी उस पर जान छिड़कती हैं। वेल, अब जैसे ही डिनर स्टार्ट होता है तो दादाजी देखते हैं कि फाइनली उनका पोता भी आ चुका है। वो पहले तो उठकर उसे डांटते हैं, कहते हैं तुम इतने लेट हो गए, तुम्हें फैमिली को भी कुछ टाइम देना चाहिए। लेकिन वो क्लियरली कह देता है कि मुझे पता था फैमिली टाइम में क्या होना है। कोई आपको बटरिंग कर रहा होगा, कोई एक दूसरे के ऊपर तंज झाड़ रहा होगा और ढके छुपे शब्दों में एक दूसरे के ऊपर तीर चलाए जा रहे होंगे। मैंने जानबूझकर ये फैमिली टाइम मिस कर दिया है और मैं डायरेक्ट डिनर पर ही पहुंचा हूँ। वेल, डिनर करते ही वो अपने असिस्टेंट सॉन के साथ खड़ा हुआ था। सॉन ने उसे कंफर्म किया था कि वाकई कोई गाड़ी थी जो मिस्टीरियस दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी नंबर प्लेट ट्रेस नहीं हो पाई है। आपका दुश्मन कौन हो सकता है, आपको क्या लगता है? लेकिन सेगी का कहना था कि मेरे पास दुश्मनों की कमी नहीं है, और ये कहते हुए वो अपने ही रिलेटिव्स की तरफ देख रहा था। वेल, अब सेओरी जैसे यूनिट 203 में पहुंचती है तो वो देखती है कि इतना छोटा है, पता नहीं इसमें खुलकर सांस भी कैसे ली जाएगी। वो तो एक कंफर्टेबल लाइफ गुजारती थी और उन लग्जरीज में से निकलते हुए उसे तुरंत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस छोटी जगह पर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। इतने में उसका हमसाया शोर कर रहा था और वो निकलती है और उससे लड़ाई करना स्टार्ट कर देती है। उसका नाम ग्वांग नाम था। ये दोनों एक दूसरे को काफी बातें लगाते हैं। इवन के बाकी पड़ोसी भी बाहर निकल आते हैं और इनको लड़ते हुए देखकर वो लोग एंजॉय कर रहे थे। वो हैरान थे कि पहले तो हमेशा से सेओरी एकदम दबी दबी रहती थी और आज इसकी जुबान बिल्कुल तीर की तरह चल रही है। पता नहीं ये क्या खा कर आई है। ग्वांगनाम भी हैरान था कि मैं इसे हमेशा तंग किया करता था, लेकिन आज ये पहली दफा मुझे जवाब दे रही है। कुछ तो डिफरेंट है। सेगी को बार बार उसी लड़की की याद आ रही थी जो आज उसे 2 दफा मिली थी और उसकी जान भी बचाई थी। वो सोच रहा था कि ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उधर सेओरी को भी अपने पास्ट लाइफ की यादें आने लगती हैं। वो एकदम से महल में इतने बड़े रैंक तक नहीं पहुंची थी, बल्कि उसने महल में एंट्री ली थी एक दासी बनकर, और वहां पर भी वो सबसे जूनियर हुआ करती थी और उसकी सीनियर्स उसे बुली करती थी। 1-2 दफा तो उन्होंने मार मार कर उसे एक बॉक्स में कैद भी कर दिया था। वहां पर उसे घुटन होने लगती है। पहले तो वो रेजिस्ट करती है और उसके बाद बेहोश हो जाती है, किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। वो सोचने लगती है कि अगर मैंने तब सरवाइव कर लिया था तो मैं अब भी सरवाइव कर सकती हूँ। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि सेगी को एक सपना आता है। वो ये देख रहा था कि वो जॉसन एरा में था। वो दिन के टाइम पर रिलैक्स कर रहा था कि इतने में पास से उसे आवाजें आने लगती हैं। कोई बॉक्स में कैद उसे आवाजें दे रहा था कि मुझे बचा लो, और इसके साथ ही उठकर उसने मास्क किया था और उसे बचाने चला गया था। वेल, लेडी कांग देखती है कि यहाँ पर सेओरी की डायरी पड़ी हुई है जिसमें उसने अपनी लाइफ की सारी समरी लिखी हुई थी। वो पहले एक चाइल्ड स्टार हुआ करती थी, लेकिन अब सिर्फ एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस ही रह गई है। कोई भी उसे ज्यादा भाव नहीं देता, ना उसके पास ज्यादा पैसा है, और उसकी लाइफ का एक ही मोटो है कि उसने सक्सेसफुल बनना है, और वो भी अपनी ग्रैंड माँ के लिए। उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं थे, सिर्फ एक ही रिश्ता था जिनको वो खुशियां देना चाहती थी। वेल, सेओरी की सारी लाइफ के बारे में अब लेडी कांग को अच्छे से पता चल गया था, और इसी बारे में सोचते सोचते वो रूफ टॉप पर आ जाती हैं। उसे लग रहा था कि जिंदगी आसान नहीं होती। पहले भी मैंने स्ट्रगल किया था और अब भी मुझे कितनी मुश्किलों को झेलना पड़ रहा है। एक अननोन सी दुनिया है और खुद का कवर भी रखना है।
क्या ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर नहीं? लेकिन फिर खुद से ही कहती है मौत माय फोन, और इसके साथ ही वो सेओरी के कपड़े पहन लेती है। अब उसके बाद उसे एक फोन भी मिल जाता है जहां पर उसने कोरिया की सारी हिस्ट्री देख ली थी। इससे उसे पता चलता है कि जॉसन एरा से लेकर अब तक ये सारा कुछ कैसे हुआ था, और उसके अंदर का देशभक्त भी जाग उठता है। वो बार बार नारे लगा रही थी और खुशियां मना रही थी। रूममेट सोच रहे थे कि पागल तो नहीं हो गई। अब इसके बाद वो एक दफा कपड़े धो रही थी कि यहाँ पर एक लड़का छुप छुप कर गर्ल्स की वीडियो बना रहा था। वो ऐसा करती है कि उठाकर डंडा उसके सर पर मारती है। उसका सर भी फट गया था, वो पकड़ा गया था। और उसके बाद हमें एक और बात भी पता चलती है कि उसने एक चोर भी पकड़ लिया था, और वो गोंग नाम था, जो कि हॉस्टल के ज्वाइंट फ्रिज में से दूसरों के खाने चुरा लिया करता था। आज वो उसे रंगे हाथों पकड़ती है और सारे लोगों को मालूम पड़ जाता है। गुआंगनाम बहुत कहता है कि किसी के पास कोई सबूत तो नहीं है ना, लेकिन सबूत की क्या जरूरत थी, शर्मिंदगी तो उसके फेस पर लिखी हुई थी। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक साइकेट्रिस्ट सन वू को दिखाते हैं। इस डॉक्टर ने अपना नया क्लिनिक खोला था और ये सेगी और मोंडू का एक कॉमन फ्रेंड भी था। मोंडू आता है, उसे ग्रीटिंग्स देता है, उसके लिए एक प्लांट भी गिफ्ट में लेकर आया था। उससे सेगी के बारे में पूछता है कि उसकी हेल्थ कैसी जा रही है, लेकिन पता नहीं सनवू ने क्या जवाब दिया था, पर फिर भी उसने देखा था कि सेगी भी इससे मिलने के लिए आया है। और फिर सेगी आके उससे अपने ड्रीम के बारे में डिस्कस करता है। कहता है कि मेरे ड्रीम में अक्सर मुझे एक वुमन दिखाई देती है, लेकिन वो पास्ट एरा से है। वो कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट में एक वुमन तलाश करो और वो ही तुम्हारे सारे जख्मों की मरहम बन जाएगी। ये सब इसी तरफ निशानी है कि तुम्हें अपनी लाइफ में एक गर्ल चाहिए, जल्दी से शादी कर लो। ये सुनते ही वो कहता है बकवास बंद करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर एक सरप्राइज मिलता है कि उन दोनों की ये सारी बातें मोंडू सुन रहा था। एक्चुअली उसने जो प्लांट गिफ्ट में दिया था उसमें एक रिकॉर्डर भी लगा हुआ था, और उसके थ्रू अब वो सेगी का राज भी जान चुका था। अब बेचारी सेओरी तो स्ट्रगल ही कर रही थी। जब उसके पास खाना पीना भी खत्म हो जाता है तो वो सोचती है कि उसी घटिया इंसान से दोबारा राब्ता करना चाहिए। मेरी ऑफर के बारे में पता नहीं उसने क्या सोचा होगा। अब वो छुप कर बैठी हुई थी और जैसे ही सेगी आता है उसे पकड़ लेती है। उससे कहती है कि मेरी ऑफर के बारे में तुमने क्या सोचा, मेरी सर्विसेज रिमार्केबल है, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ। वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरी सेवियर हो, नहीं तुम सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पर आई हो, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए मेरी जान बचाने के बदले। वो कहने लगती है कि तुमने मुझे क्या कोई भिखारी समझ रखा है, मैं तुम्हें अपनी सर्विसेज देने आई हूँ, मुझे एक डील चाहिए एक लेवल पर रहकर। लेकिन सेगी उसे रिजेक्ट करता है और कहता है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। इस बात पर उसे इतना गुस्सा आता है, उसे घटिया इंसान बोलती है और उसके पैर पर चोट देती हुई इन दी एंड वहां से गार्ड्स के थ्रू निकलवाई जाती है। खैर सेगी के ऑर्डर्स करने पर असिस्टेंट सॉन ने सेओरी का सारा बायोडाटा उसकी टेबल पर रख दिया था और उसकी पूरी की पूरी लाइफ इतनी सिंपल थी कि एक पेपर पर ही समा गई थी। वो हैरान था कि इसकी लाइफ में तो कुछ भी नहीं है, एक ट्रेजिक सा चाइल्डहुड, एक ऑर्डिनरी सा एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक स्ट्रगलिंग लाइफ, और उसकी हरकतें भी कहीं से सस्पिशियस दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसके बाद सेओरी जाती है एक शमन के पास। ये शमन उसे पहले दिन भी मिली थी और इससे उसकी काफी दोस्ती भी हो गई थी। वो उसके पास से कार्ड्स रीड कराती है और उसे पता चलता है कि वाकई सेगी की लाइफ तो डिस्टर्ब है और उसकी जिंदगी को खतरा भी है। बजाय इसके कि वो शमन को पैसे देती हुई वो शमन से पैसे उधार मांगने लगती है। कहती है मेरे हालात बड़े टाइट जा रहे हैं, बाद में तुम्हें लौटा दूंगी। और शमन की हालत भी उससे कुछ डिफरेंट नहीं थी, वो उसे थोड़े से ही पैसे उधार दे पाती है। अब हमें डायरेक्टर को दिखाते हैं। उसके पास एक जूनियर एडिटर था जिससे उसकी लड़ाई हो जाती है। डायरेक्टर उस पर जुल्म करता था, बदतमीजी करता था, ओवर वर्क भी कराता था और इसके साथ साथ वो स्टैंड इंस को कभी भी चांस नहीं देता था। अब जैसे ही उस जूनियर एडिटर की लड़ाई होती है तो वो स्ट्राइक कर देता है और इसके साथ साथ वो स्टैंड इंस की कुछ वीडियो को पोस्ट भी कर देता है। इससे ये साबित करना चाहता था कि मैं सच्चा हूँ और डायरेक्टर झूठा। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस स्टैंड इन सेओरी की एक्टिंग वाकई इतनी रिमार्केबल थी कि कुछ मिलियन फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर्स ने उसकी वीडियो को एडिट करके रीपोस्ट कर दिया था और वो तो वायरल ही हो गई थी। पूरी दुनिया में उसकी मीम्स छप रही थी और हर कोई उसे जानने लगा था। जी हियो को तो ये देखकर काफी गुस्सा आता है। उधर हमें दिखाते हैं कि मीटिंग में मार्केटिंग वाले बार बार यही कह रहे थे कि ये न्यू इमर्जिंग फेस है, क्यों ना इसे ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना ले। लेकिन सेजी तो रिजेक्ट कर देता था, कहता था कि थोड़े दिनों की स्पार्क है, अभी खत्म हो जाएगी। जबकि उधर सेओरी बाहर जाती और स्ट्रीट फूड खाती है। ये उसे इतनी यमी लगी थी
कि वो हर स्टॉल पर जाकर रुकती थी और अपने सारे पैसे उसने यहीं पर ही खत्म कर लिए थे। वो सोचने लगती है कि अगर जॉसन एरा में मुझे खाने पीने की इतनी आजादी होती तो मैं कितनी मोटी हो जाती। पहली दफा उसे लगता है कि लाइफ बहुत सुंदर है, लेकिन साथ साथ पैसे भी कमाने पड़ेंगे। बहुत सी पार्ट टाइम जॉब्स में वो अप्लाई करती है, लेकिन हर जगह से अपने स्ट्रेंज बिहेवियर की वजह से धक्के मारकर निकाल दी जाती है। अब काफी दिन हो गए थे। एक दिन उसका ग्वांग नाम से आमना सामना होता है और दोबारा से उनकी आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। इसी लड़ाई के बीच ग्वांग नाम को एक अर्जेंट काम था, वो भागता हुआ जाता है और स्योरी भी उसका पीछा करते करते उसकी पार्ट टाइम जॉब पर पहुंच जाती है, जो कि एक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म था। स्योरी थोड़ी बहुत पहले से ही जानी जाती थी, तो वो लोग भी उसे एक एक्स्ट्रा के तौर पर वहां रख लेते हैं। लेकिन मजे की बात है कि जिस भी एड में स्योरी जाती थी वो चीजें फटाफट बिक जाती थी। और काफी दिन गुजर गए थे। सेगी को अंदाजा हो गया था कि ये सिर्फ स्पार्क नहीं है, बल्कि वो वाकई एक रिमार्केबल स्टार बनने वाली है। वो असिस्टेंट से कहता है कि तुरंत ही जाकर स्योरी को तलाश करो, हमने उसे साइन करना है इससे पहले कि कोई और करे। जबकि स्योरी उस टाइम पर लाइव स्ट्रीमिंग में बिजी थी और असिस्टेंट पर तो इतना दबाव था कि सेगी ने उसे ऑर्डर किया था कि स्योरी को तलाश करके अपने साथ लेकर ही आना। अगर ना लाए तो तुम्हारी मुंडी तुम्हारी गर्दन पर रहेगी नहीं। जबकि उधर स्योरी को भी अपनी वर्थ का अंदाजा हो गया था। उसे बार बार एड्स के लिए शूट किया जा रहा था। अब की दफा तो वो कहने लगती है कि मुझे डबल नहीं बल्कि 7 टाइम्स पेमेंट चाहिए, और उन्हें ऐसा लगता था कि ये वाकई वर्थ इट है। जहां पर भी उसका फेस आता था वो चीज तुरंत ही बिक जाती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि एक टॉनिक का एड था। ये जैसे ही वहां पर वो टॉनिक को देखती है तो उसकी स्मेल से उसकी हालत बिगड़ने लगती है। वो ये शूट छोड़ देती है। ऐसा लग रहा था कि वो एक ट्रॉमा में चली गई है। उसका सिर चकराने लगता है। वो समय याद आने लगता है कि जब उसे जहर दिया गया था। इतने में डायरेक्टर उसे लड़ने लगता है। यहाँ पर वो उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि वहां सेगी पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। सेगी ने एक्चुअली उसे एक लाइव स्ट्रीम पर ही देख लिया था और वहीं पर ही पीछा करते करते वो पहुंच चुका था। वो बेचारी अभी अपने शौक में से निकली ही नहीं थी कि उसे एक ग्रैंड शॉक मिलता है। एक आदमी दूर से चलता हुआ आ रहा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं था, लेकिन चाल वो बहुत अच्छे से पहचानती थी। और जैसे ही उसका चेहरा सामने आता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही एम्परर है जिसने पास्ट लाइफ में मुझे मारने की कोशिश की थी, और ये और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजिंगली मोंदू ही था। उसे देखते ही वो डर जाती है। पहले ही बेचारी घबराई हुई थी, इतना बड़ा शॉक नहीं सह सकती थी। उसे देखते ही उसके मुंह से योर मैजेस्टी निकलता है और फिर वो डर के ऊपर रूफ टॉप पर भाग जाती है। सेगी भी उसके पीछे पीछे आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें साइन करना चाहता हूँ, तुमसे डील करना चाहता हूँ। और मोंदू भी उनके पीछे ही ऊपर पहुंच गया था। उसे देखते ही वो इतनी डरती है, उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने हवासों को संभाल क्यों नहीं सक रही। वो सेगी से कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी शील्ड बनने दो प्लीज, और ये कहते ही वो उसे हक कर लेती है। यहाँ पर कुछ सेलिब्रेशंस की तैयारियां हो रही थी और उसका पैर लगने से वो सारी सेलिब्रेशंस अभी ही स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर इसी के साथ ही हमें पास्ट लाइफ का सीन दिखाते हैं। जब लेडी कंग को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया था तो उसकी हेल्प करने के लिए जो पर्सन मास्क पहनकर आया था वो और कोई नहीं बल्कि सेगी का ही पिछला जन्म था। लेकिन स्योरी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि तब उसने हमेशा अपने फेस पर मास्क रखा हुआ होता था। एक में जॉसन एरा में ले जाते हैं जब सेगी का पिछला जन्म था और वो एक मास्क्ड प्रिंस हुआ करता था। तो इसी मास्क प्रिंस पर हमला करने के लिए रात को कुछ असैसिन्स आते हैं, लेकिन वो बहुत स्मार्ट था। उस मास्क प्रिंस ने उनको पकड़ लिया था, लेकिन शायद उनमें से एक असैसिन बहुत डर गया था। उसने जैसे ही देखा था कि उसके साथी ने उसे कुछ इशारा किया तो उसने खुद को खत्म कर लिया। अब मास्क प्रिंस समझ चुका था कि इसके पीछे कोई बहुत ही बड़ा इंसान है। वो जाकर उसके साथी को जिंदा पकड़ना चाहता था, लेकिन इतने में हमें दिखाते हैं कि लेडी कांग उस टाइम पर एक दासी हुआ करती थी और वो छत पर बैठी कुछ काम कर रही थी। यहाँ मास्क प्रिंस उसी पर ही एक तीर चला देता है, ये समझ कर कि ये शायद इनकी साथी इनके साथ मिली हुई है। लेकिन इन दी एंड उसे मालूम पड़ता है कि इसकी कोई भी हिडन इंटेंशंस नहीं थी, बल्कि ये तो वही सर्वेंट है जिसे अक्सर बुली किया जाता है और एक दफा मास्क प्रिंस ने खुद उसे बचाया था। यहाँ लेडी कंग खड़ी होती है और उससे कहती है आप मेरे सेवियर हो, मैं तो आपका थैंक्स करना चाहती थी। और इतने में वो उसे इशारा करती है। वहां पर एक आदमी था जो उन पर तीर चला रहा था। निशाना तो उसका मास्क प्रिंस था, लेकिन कंग के बताने की वजह से वो बच जाता है। और फिर इसी के साथ ही सीन को प्रेजेंट में ले आते हैं, वही रोमांटिक सा सीन जो कि रूफ टॉप पर बन चुका था। स्योरी ने मोंदू से बचने के लिए सेगी को हक कर लिया था और अपना फेस छुपा लिया था। सेगी बहुत रेजिस्ट करता है, कहता है कि ये सब क्या हो रहा है।
और इतने में मोंदू भी पहुंच गया था और उसने कुछ गलत ही मीनिंग ले लिया था। उसे ऐसा लगा था कि जैसे यहाँ पर सेगी अपनी किसी हिडन गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आया है। वो कहने लगता है, कोई बात नहीं, लगता है मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है, इंपॉर्टेंट बातें बाद में हो जाएंगी, तुम अपनी डेट एंजॉय करो। सेगी बहुत मना करता है कि ऐसा कुछ नहीं है। स्योरी को खुद से दूर करना चाहता था, पर वो तो एक जोंक की तरह उसे चिपकी हुई थी। सेगी को लग रहा था कि आज तक मेरा इससे ज्यादा फायदा किसी ने भी नहीं उठाया था, और मोंदू यही समझता है कि ये इसकी ड्रीम लेडी होगी। फाइनली इसने भी डेट करना स्टार्ट कर दिया है और वहां से चला जाता है। अब जैसे ही वो वहां से जाता है तो स्योरी सेगी से अलग होती है। अब वो उसे बहुत डांटता है, कहता है कि तुमने मेरा फायदा उठाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही हो तुम, मैं तुम पर सख्ती नहीं करता इसलिए। लेकिन वो कहने लगती कि मैं एक डिफिकल्ट सिचुएशन में थी और इंसान ही इंसान के काम आता है, बेशक घटिया ही सही हो तो तुम इंसान ही। और बस इसी तरह चप्पड़ चप्पड़ बोलती हुई वो वहां से जा रही थी और वो भी उसे कॉलर से पीछे पकड़ के खींचता जा रहा था। वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं और इतने में उन्हें मालूम पड़ता है कि वही लोग जिनसे अभी लड़ाई हुई थी वो इनको तलाश करते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और सेगी तो स्योरी को बस यही कहे जा रहा था कि माना मैं बहुत हैंडसम हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे फासला रखना, मुझे पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की मेरे 1 फुट से ज्यादा करीब आए। और इतने में वो उसे इशारा करती है कि वो लोग पहुंचने वाले हैं। जैसे ही मैं बेहोश होकर गिरने वाली हूँ मुझे थाम लेना और हॉस्पिटल ले जाने के बहाने नीचे ले जाना। वो कहता है मैं तुम्हारी किसी एक्टिंग का हिस्सा नहीं बनने वाला। लेकिन इतने में वो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और जैसे ही स्योरी गिरती है तो वो पूरा उसका एक्टिंग में साथ देने लगता है। सारा इल्जाम वहाँ के क्रू पर और डायरेक्टर पर डाल देता है कि तुम लोगों ने बेचारी को इतना शॉक दिया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसकी सांसें भी नहीं आ रही, कहीं तुम लोगों पर कोई मर्डर केस ना हो जाए, तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाओ। और बस एम्बुलेंस और रेस्क्यू चिल्लाता चिल्लाता उसे उठाते हुए नीचे पहुंच जाता है। लेकिन उसकी ट्रांजिशन इतनी स्विफ्ट थी, उसे नीचे बेंच पर रखता है और तुरंत ही अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। वो उसे रोकती है और कहती है, वाह, मैंने सोचा भी नहीं था तुम इतने अच्छे एक्टर होगे। तो सेगी कहने लगता है कि तुम्हारे किसी फायदे के लिए नहीं किया, मैं ही हर वक्त कंट्रोवर्सीज में पकड़ा रहता हूँ, नहीं चाहता था कि दोबारा से मेरी कोई वीडियो बाहर आ जाए, इसलिए ये एक्टिंग की खुद को बचाने की खातिर। अब वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से जाने ही वाला था कि स्योरी बिन बुलाई मेहमान बनकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो उसे पकड़कर खींचकर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन इतने में देखता है तो लोग उन्हीं की बातें करते हुए नीचे को आ रहे थे। अब सेगी की हालत तो देखने वाली थी। वो उसे कहने लगता है कि आज तक कभी मैं किसी का ड्राइवर नहीं बना, तुम वो पहली इंसान हो। और फिर उससे कहने लगता है कि मैं अगले सबवे स्टॉप पर तुम्हें रोक दूंगा, खुद ही ट्रेन पकड़ लेना। लेकिन वो बोलती है, तुम कितने हार्टलेस इंसान हो, एक बीमार लड़की को ऐसे बीच रास्ते ट्रेन पर छोड़कर चले जाओगे, शर्म कर लो। और वैसे भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन करना है, तुम्हें तो मुझसे विनती करनी चाहिए। और बस ये कहते ही फिर उसकी हालत भी खराब होने लगती है। वो कहने लगती है कि ये लोहे की पालकी पता नहीं क्यों हर दफा मेरी हालत खराब कर देती है। अब उसे ड्रॉजीनेस हो रही थी और साथ ही साथ नौजिया भी। अब इतने में वो दोनों एक फिलिंग स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सेगी गाड़ी से निकलता है और सोचता है ये लड़की कितने नाटक करती है, मगरमच्छ के आंसू वाली। और इसके साथ ही हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट सीन में बाजू वाले स्टोर में खड़ा हुआ था और बार बार नौजिया की एक मेडिसिन को घूरे जा रहा था। वो लेना तो चाहता था ये, लेकिन फिर सोचता था कि ये स्योरी मेरी क्या लगती है, मैं क्यों उसकी केयर कर रहा हूँ। जबकि उधर स्योरी की हालत अब बेहतर हो गई थी। उसने गाड़ी की डिफरेंट चीजों को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था और फिर उसके बाद वो बाहर निकलती है और इतने में उसे एक न्यूज दिखती है। उस न्यूज में उसे मोंदू ही दिख रहा था। उसे बेस्ट बिजनेसमैन का अवार्ड मिला था। इसके साथ साथ उसकी फैमिली कितनी इन्फ्लुएंशियल है ये सब कुछ भी न्यूज में आ चुका था। अब स्योरी को मालूम पड़ जाता है कि सेगी और मोंदू दोनों ही कजन हैं, लेकिन दूर के कजन्स। और उसे इन दोनों की बातें सुनकर इतना अंदाजा भी हो गया था कि जैसे सेगी मोंदू को लाइक नहीं करता। अब इतने में वहाँ फिलिंग स्टेशन वाला बॉय आता है और कहता है कि आपके बॉयफ्रेंड ये कार्ड यहीं पर ही भूल गए थे, प्लीज उनको दे देना। और स्योरी वो कार्ड पकड़ती है। उसे तो पता भी नहीं था कि ये ब्लैक कार्ड कितना कीमती है। बस वो लेती है और वहां से निकल जाती है। उधर सेगी को दिखाते हैं कि फाइनली उसने वो मेडिसिन परचेज कर ही ली थी, लेकिन जैसे ही आकर देखता है तो स्योरी वहां पर थी ही नहीं। इतने में स्टेशन वाला लड़का कहता है कि मैंने आपका कार्ड आपकी गर्लफ्रेंड को दे दिया था। और बस इसी बात से सेगी का दिमाग खराब हो जाता है। अब ये सुनते ही उसे लगता है कि चोरनी मेरा कार्ड भी लेकर भाग गई है। लेकिन इससे पहले कि वो उस छोटी सी चोरनी को पकड़ता, उससे बड़ा प्रॉब्लम उसके सर पर आ पड़ता है। उसकी कंपनी में एक इशू आ गया था। कुछ लोग थे जो उसके खिलाफ साजिश कर रहे थे और उसकी कंपनी में सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनने के लिए कुछ लोगों को प्लांट किया गया था। एक्चुअली उसकी कंपनी के खास लोगों में से एक आदमी
गद्दार बन के मोंदू की साइड पर चला गया था, अंदर की इंफॉर्मेशंस भी लीक करता था। और मोंदू की ये सारी साजिश थी। एक्चुअली वो सेगी को नीचा दिखाना चाहता था और उसकी कंपनी में कब्जा करना चाहता था। यहाँ पर मोंदू को ये भी अंदाजा हो जाता है कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है, उसी के ही प्यार में आजकल सेगी दीवाना हुआ है। ऑफिस के एक आदमी ने भी उसे वहां पर देखा था और वो ये बात कंफर्म कर देता है। अब इतने में जैसे ही सेओरी वापस आती है तो वो ग्वांग नाम से कुछ पैसे छीन लेती है। ग्वांग नाम तो सारे पैसे खुद ही हजम करना चाहता था। कहता है कि उन लोगों ने आधे पैसे दिए आधे नहीं दिए, लेकिन इस चालाक लड़की से कौन बच सकता था। गुआंगनाम सोचता है कि आज से पहले तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि इतनी स्मार्ट होगी। जबकि सेगी उधर अपने ऑफिस के सारे इश्यूज को हैंडल करता है। उसे पता चलता है कि वो इस दफा बुरी तरह से ट्रैप हो गया है और उसे ये भी मालूम पड़ गया था इस सब के पीछे मोंदू का हाथ है। वो उसके ऑफिस में जाता है, वो मुस्कुरा रहा था और ऐसे बात करता है कि जैसे इस चलने वाली साजिश से एकदम अनजान हो। लेकिन सेगी उसे साफ कह देता है कि मेरे सामने ये मुनाफिकत ना किया करो। पर मोंदू हंसने लगता है और उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से चलते रहे इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तो बिजनेस नहीं संभाल पाओगे, मुंह के बल औंधे नीचे गिरोगे। लेकिन इसी सब के जवाब में सेगी उसे इतना ही बोलता है कि प्लीज मेरे सामने ये नाटक ना करना, लेकिन दादाजी को तुम्हारे नाटक का पता नहीं चलना चाहिए। वो तुम्हें कितना अच्छा समझते हैं, अगर उन्हें तुम्हारा असली चेहरा दिख गया तो उनका बहुत दिल टूटेगा। और फिर इसके बाद वो गाड़ी में वापस जा रहा था और साथ ही उसे बचपन की बहुत सारी यादें भी आ रही थीं। सेगी जब छोटा था तो दादाजी मोंदू को घर पर लेकर आए थे और उसे बोला था कि ये तुम्हारा डिस्टेंट कजन है, इसे अपना भाई बनाकर रखना। सेगी तो बहुत खुश हो गया था, घर में सारे बड़े थे। फाइनली अब वो एक बच्चे की कंपनी को एंजॉय कर पाएगा। मोंदू उससे उम्र में बड़ा था और साथ ही साथ वो बचपन से ही बिल्कुल एक सांप की तरह से था। सेगी उससे खेलने के लिए आता है, उससे कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन वो जानबूझ के दादाजी के सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि जैसे सेगी ने मोंदू को जख्मी कर दिया हो। दादाजी गुस्से में आकर सेगी के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारते हैं और तब से ही बेचारा मोंदू की रोज रोज की एक्टिंग की वजह से दादाजी की बैड बुक्स में जा चुका था। अब इतने में असिस्टेंट देखता है तो गाड़ी में एक डाइजेस्टिव मेडिसिन थी। वो पूछता है, बॉस क्या आपको नौजिया हो रहा था? सेगी यस कर देता है। क्या कहता कि ये मेडिसिन मैंने सेओरी के लिए ली है, ये तो वो एडमिट नहीं कर सकता था। उधर हमें सेओरी को दिखाते हैं। उसे पता चलता है कि ग्वांगनम बाहर जा रहा है, बहुत खुश और तैयार होकर गया था, लेकिन आगे जाकर उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है, इस वजह से कि वो जॉबलेस है, पार्ट टाइम्स करता है छोटे मोटे, उसका फ्यूचर सिक्योर नहीं हो सकता। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने उसे अपना शादी का कार्ड भी दे दिया था। इसका मतलब है कि वो उसके साथ चीट कर रही थी। अब ये सुनते ही ग्वांगनम का बहुत दिल टूटता है। जबकि उधर सेओरी मिठाई के स्टॉल पर खड़ी हुई थी। उसने अपनी फेवरेट स्वीट्स ली थी, लेकिन पैसे उसके पास कम पड़ जाते हैं। इतने में वो आदमी कहता है कि हम कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं, वही कार्ड जो उसके पाउच से निकला था। वो सोचती है ये क्या, और इतने में वो आदमी कार्ड पकड़ता है और पेमेंट ले लेता है। वो हैरान ही रह जाती है। और बस उसके बाद क्या होना था, सेगी का ब्लैक कार्ड था, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं थी। वो हर स्टॉल से जाकर कभी आइसक्रीम खरीदती थी तो कभी कोई स्नैक्स लेती थी। टकाटक मैसेज आए जा रहे थे और सेगी सोचने लगता है कि आज की टेंशन में मैं अपना कार्ड भी सस्पेंड कराना भूल गया। इतने में वो असिस्टेंट सॉन को कॉल करता है और कहता है कि उस लड़की का मुझे एड्रेस बताओ, वो मेरा कार्ड लेकर भाग गई है, चोरनी कहेंगी। उसी टाइम पर सेओरी देखती है तो ग्वांगनाम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खड़ा हुआ था। वो उसका पर्स छीनता है और उसका हैंडबैग हवा में उड़ा देता है। कहता है कि जो चीज मैंने तुम्हें लेकर दी थी अब वो मुझे वापस चाहिए। और हवा में उड़ता हुआ ये हैंडबैग जो कि ब्रांडेड था, आज सेओरी कैच कर लेती है और सोचती है कि प्यार नहीं बदला, प्यार में धोखा 300 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी वैसा ही है। जबकि सेगी उधर खड़ा हुआ था और सोच रहा था कि एरिया मेरे घर के इतने पास है, ओ माय गॉड, मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरे घर के इर्द गिर्द स्लम्स भी होंगे। और इतने में सेओरी वहां पहुंच जाती है। वो कहने लगता है कि ब्रांडेड बैग लेने की बजाय थोड़ा अपने खाने पीने का ही ख्याल कर लिया करो। तुम यही सब कुछ खाकर गुजारा करती हो और तुमने मेरा कार्ड क्यों चलाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसको तो ढंग से कार्ड का नाम भी नहीं याद हुआ था। इतने में वो उसे कार्ड वापस करती है। वो उससे पूछता है क्या तुम इतनी गरीब हो कि खाना भी नहीं अफोर्ड कर सकती? वो सोचती है कि हाँ ही कर देती हूँ, नहीं तो मुझसे सारे पैसे वापस मांगने लग जाएगा जो इसके मैजिकल कार्ड से निकले थे। और बस इतने में उसे खुशबू आने लगती है। वो कहने लगती है कि कहीं तो खाना पक रहा है और पास में ही एक मीट की शॉप थी। सेगी कहता है कि सोचना भी मत, लेकिन हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वो बैठा हुआ था और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके लिए मीट को ग्रिल भी कर रहा था
और वो उसे ऑर्डर कर रही थी, ऐसे नहीं ऐसे फ्लिप करो। उसे समझ नहीं आ रही थी कि मैं आखिर अनजाने में इसका ऑर्डर क्यों मान रहा हूँ। फिर अपने मन को तसल्ली देता है कि कोई बात नहीं, इससे फ्यूचर में हमने कॉन्ट्रैक्ट भी तो करना है, मेरी होने वाली एम्प्लॉय ही सही, और वैसे भी गरीब है। चैरिटी तो मैं अक्सर करता ही रहता हूँ, चलो चैरिटी में इसको खाना ही खिला दिया। बस हमेशा सेओरी सेगी का नाम भूल जाती थी, अक्सर उसे घटिया इंसान कहकर बुलाती थी। आज वो बताता है कि ये छोड़ो, मेरा असल नाम लिया करो, और हाँ, साथ में बॉस या सर लगाना मत भूलना। इतने में सेओरी कहने लगती है कि शायद आज का ये खाना मेरी किस्मत में लिखा हुआ था, मेरी डेस्टिनी थी। वो कहने लगता अच्छा, अगर ये डेस्टिनी थी तो फिर तो मैं तुम्हारी फेट हुआ ना। पिछले कुछ ही दिनों में हमारी कितनी मुलाकातें हो चुकी हैं, और वो भी ऑकवर्ड किस्म की। यहाँ पर वो लोग कुछ बातें कर रहे थे, कुछ ऐसी मॉडर्न टर्म्स थी जिसकी सेओरी को कभी समझ नहीं आती थी, और उनमें से एक शब्द रोमांस का भी था। वेल फाइनली उन्होंने खाना खा लिया था, और सेओरी का बिल देखकर सेगी सोचने लगता है कि इतना कैसे खा सकती है, और वो कहती है कि मेरी पैंट की बेल्ट बहुत ढीली है, इसलिए मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ी बहुत ओवर ईटिंग हो भी जाए तो। अब फाइनली सेगी वहां से जाने लगा था अपना कार्ड लेकर, और जाते जाते उससे कहता है कि हमेशा जंक फूड ना खाया करो, इससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो सकती है, सबसे पहले अपनी डाइट का ख्याल रखा करो। जब वो वहां से चला जाता है तो सेओरी हंसने लगती है, सोचती है कि ऊपर से जितना आइस कोल्ड दिखता है, इसका दिल उतना ही सॉफ्ट है। अब उसी टाइम पर जब सेगी सेओरी से मिलने के लिए गया हुआ था तो मोंदू भी दादाजी से मिलने के लिए आया हुआ था। उन्हें खुश करने के लिए उनके साथ फिशिंग भी करता है और कुछ देर बातें भी कर रहा था। दादाजी उसकी बिजनेस स्किल्स की तारीफें करते हैं और कहने लगते हैं कि अगर सेगी में तुम्हारी आधी भी क्वालिटीज होती तो शायद आज मैं रिटायर हो चुका होता। वो तो मुझे टेंशन ही देता रहता है, कभी उसकी कोई वीडियो निकल आती है तो कभी कोई स्कैंडल। लेकिन मोंदो हमेशा दादा के सामने अच्छा बनता था। कहने लगता है शायद अब वो सुधर जाएगा, क्योंकि उसकी जिंदगी में एक लड़की जो आ चुकी है। एक टीवी ऑफिस की छत पर दोनों इकट्ठे खड़े हुए थे, और दादाजी तो ये सुनते ही एक्साइटेड होने लगते हैं और कहते हैं कि क्या वो कोई टीवी एंकर थी, और मन ही मन खुश हो रहे थे। दूसरी तरफ हमें सेगी को दिखाते हैं, वापस जाते हुए वो बार बार उस मेडिसिन को देख रहा था और उसे फिर से सेओरी का ही ख्याल आए जा रहा था। वो सोचने लगता है कि मैं इसके लिए परेशान क्यों होने लगता हूँ, बार बार इसका चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इतने में वो देखता है तो एक एडवर्टीजमेंट पर भी उसे मॉडल की बजाय सेओरी की ही शक्ल नजर आने लगती है, और इसी वजह से वो अपना मोड भी मिस कर चुका था। जबकि सेओरी जैसे ही अपने हॉस्टल में वापस पहुंचती है तो बाजू वाले कमरे से ग्वांग नाम के रोने की आवाजें आ रही थीं। बारिश के कतरों की तरह टप टप उसके आंसू गिरे जा रहे थे, और सेओरी सोचने लगती है कि ये प्यार भी कैसी चीज है। इतने में उसे याद आता है कि रोमांस का शब्द मैंने सुना था, इसके मीनिंग्स तो चेक करूं। जब उसे पता चलता है तो वो देखकर ही कहती है क्या फजूल चीज है ये। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि सेगी को फिर से एक वियर्ड सा सपना आता है। इस सपने में वो खुद को एक मास्क्ड प्रिंस की शक्ल में देख रहा था। इनफैक्ट ये सपना नहीं होता था, बल्कि ये उसके पिछले जन्म की यादें होती थी जो उसे सपने की शक्ल में आती थी। उसके पास एक दासी को लेकर आया गया था, और ये और कोई नहीं बल्कि लेडी कांग ही थी। वो उससे कहता है कि क्या तुम्हें डिमोट कर दिया गया है, तभी तो तुम्हें मेरे पास भेजा है, या फिर तुम्हारी किसी से हमेशा लड़ाई रहती होगी। लेकिन वो कहने लगती है कि आप खुद को बुरा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको बुरा नहीं समझती, क्योंकि आपने तो मेरी जान बचाई थी, आप तो मेरे सेवियर हो। लेकिन वो कहने लगता है कि मुझसे बच कर रहना, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं, लोग मेरे बारे में कहते हैं जख्मी आंख वाला भूतिया प्रिंस। और बस पुरानी यादों के साथ ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर सनवू के पास बैठा हुआ था। उससे कहने लगता है कि अगर सपने में कोई रोए तो इसका क्या मतलब है। वो भी उससे मजाक करता है और कहता है या तो तुम्हारे कोई पैसे चुरा कर भाग गया था, वो सपने में याद आया होगा, या फिर तुम्हारा पहला प्यार। वो कहता है पहला प्यार। तो डॉक्टर उससे कहने लगता है कि तुम्हारा सबकॉन्शियस बहुत कुछ जानता है जो शायद तुम भुला चुके हो। वेल सेगी ये बातें सुन तो लेता था, लेकिन पहला प्यार या पहला जन्म ऐसी बातों पर वो विश्वास नहीं रखता था। दूसरी तरफ दादाजी को दिखाते हैं। वो असिस्टेंट सोन को अपने पास बुलाता है और कहने लगता है मुझे बताओ ना, मेरे पोते की लाइफ में कौन सी लड़की आई हुई है, क्या वो एंकर है या फिर कोई टीवी शो प्रोड्यूसर। लेकिन वो कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो आपके पोते की लाइफ में कोई लड़की है और ना ही कोई लड़का। उसके ऑर्बिट में तो कोई सिंगल सोल भी नहीं रिवॉल्व करती।
उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि मुफ्ता उड़ाने के लिए सेओरी भी एक जगह पर पार्ट टाइम जॉब करने के लिए पहुंची हुई थी, गुआंग नाम को चिपक कर, जो कि प्रमोशन के लिए एक मॉल में खड़ा हुआ था। और कस्टमर्स को दी जाने वाली आधी डंपलिंग्स तो खड़ी खड़ी सेओरी ही खा गई थी। और उसके बाद जब मैनेजर उसे डांटने के लिए आता है तो वो कहती है ठीक है जा रही हूँ मैं, वैसे भी मेरा पेट भर चुका है। वो वहां पर खाना खाने के लिए आई थी, कौन सा कोई जॉब करने के लिए। और फिर उसके बाद उसने एक और जगह ढूंढ ली थी। एक मॉल में एक प्रमोशन करने के लिए वो खड़ी हुई होती है और वो थी किसी ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड। और उसकी एम्बेसडर और कोई नहीं बल्कि जी हियो ही थी। वो उसके फेस को एकदम घूर कर देख रही थी और कहने लगती शक्ल से ये एकदम चालाको मासी लगती है। जबकि ऑफिस में असिस्टेंट सॉन पूछने लगता है कि आपके कार्ड का इशू रिजॉल्व हो गया क्या, वो आप फोन पर भी कर सकते थे। इतनी लेट नाइट आप उस लड़की को तलाश करने स्लम्स में चले गए। अब इस बात पर वो क्या ही जवाब देता। उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, ऑफिस में पर्सनल बातें करते हो, टाइम इज गोल्ड, ख्याल रखा करो टाइम का। और वो सोचने लगता है कि क्या रात का टाइम जब आप उतर गए थे वो गोल्ड नहीं था। और फिर इसी के साथ ही हमें दिखाते हैं कि मार्केटिंग टीम में दो पोल्स बन चुके थे। एक तो ये कहता था कि सेओरी को ही अपना एम्बेसडर बनाया जाए, क्योंकि वो लोग मेकअप प्रोडक्ट की एक नई रेंज को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो नया फेस ही होना चाहिए। लेकिन दूसरा पोल ये कहता था कि जी हियो को रखो। अब इसी बात पर दोनों मैनेजर्स की आपस में लड़ाई ही हुए जा रही थी। और ऑफ कोर्स मानी मन सेगी भी यही चाहता था कि वो सेओरी को ही साइन करे। और इतने में वो इंट्रा पोल करा के रिजल्ट अनाउंस करा देते हैं और उसमें 52% के साथ सेओरी ही जीत गई थी। ये देखते ही उसका दिल बाग बाग हो जाता है और उसके फेस पे जो सडन सी स्माइल आई थी वो देखते ही असिस्टेंट सॉन ने अंदाजा लगा लिया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये सेओरी के लिए कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे हैं। उधर हमें दिखाते हैं कि मॉल में खड़े खड़े सेओरी देखती है कि जी हियो जब ड्रामे में एक्टिंग कर रही थी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोल रही थी। उसी के ही डायलॉग जब वो रिपीट करती है तो वहां मौजूद लोग उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने जिस तरह से बोला दिल को छू लिया है, तुम फ्यूचर में जरूर एक सेलिब्रिटी बनोगी। और जी हियो को तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। अब जब वो काम से वापस जा रही थी तो भी उसे एक सीरियल के कुछ क्लिप्स दिखते हैं, जो देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। पता चलता है कि ये चाइल्ड स्टार सेओरी के ही थे, वही लड़की जिसकी बॉडी में वो अब थी। वो सोचने लगती है कि अगर इसका सपना था कि इसने एक स्टार बनना है तो क्यों ना इसकी बॉडी में जाने के बाद ये सपना मैं खुद का बना लूं। जो कुछ ये अचीव नहीं कर सकी वो मैं करके दिखाऊंगी। और इसके साथ ही उसने फैसला किया था कि सेगी ने उसे जो ऑफर दी है वो जरूर एक्सेप्ट कर लेगी। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सेगी ने सारा आता पता निकलवा लिया था। स्टैंड इन के तौर पर सेओरी जिस एजेंसी के साथ अटैच थी उस एजेंसी ने वर्बली तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया था, लेकिन पेपर्स पर अभी नहीं किया था। अब जैसे ही उन्हें पता चला था कि इतनी बड़ी कंपनी उसे अपना ब्रांड एम्बेसडर रखने के बारे में सोच रही है तो वो लोग ये स्टेप लेते ही नहीं है बल्कि इंतजार कर रहे थे। इनफैक्ट उनकी सीईओ होंग एक चाल चलने वाली थी। वो लोग उसका फायदा उठा रहे थे, उसे अपने मतलब के लिए यूज करना चाहते थे। ये बात सेगी को समझ आ चुकी थी। उधर जी हियो गुस्से से पागल हो जाती है कि डायनेस्टी की ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर मैं शिन सेओरी से हार चुकी हूँ, अब तो मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। सीईओ होंग कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं खुद उनसे मीटिंग के लिए जाऊंगी, उनसे बात करती हूँ और तुम्हें साइन कराऊंगी। थी थोड़े ही दिनों में सेओरी के कॉन्ट्रैक्ट का टाइम खत्म होने वाला था। उसके बाद उसने इंतजाम किया था कि कोई भी एजेंसी उसे अपने साथ ना रखे। कोई एजेंसी नहीं रखेगी तो वो किसी ब्रांड के साथ भी अटैच नहीं हो पाएगी। जबकि उधर हमें सेगी को दिखाते हैं, वो बार बार एक डॉक्यूमेंट को देख रहा था, घूरे जा रहा था और सोच रहा था कि इस पे साइन करूं कि ना करूं। और फिर सोचने लगता है कि मैं सेओरी को लेकर इतना सीरियस क्यों हो रहा हूँ। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज एजेंसीज एक्वायर कर लिया करता हूँ और इस एक छोटी सी लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूँ, ये मुझे पागल क्यों किए जा रही है। और इसके साथ ही वो पेपर फाड़ कर फेंक देता है। इतने में सेओरी की कॉल आती है। वो एकदम इतनी सुंदर सी तैयार होकर खड़ी हुई थी और उससे कहने लगती है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें वो गुड न्यूज देने वाली हूँ जिसका तुम इतने अरसे से इंतजार कर रहे थे। मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने वाली हूँ। वो कहता है ये सारा कुछ इतना सिंपल नहीं है। तो बोलती है हाँ, यही तो डिस्कस करने के लिए मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर आई खड़ी हूँ, अभी 2 मिनट में तुमसे मिलती हूँ, मेरा वेट करो। और बस वो रिसेप्शन पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर खड़ी ही हुई थी कि पीछे से होंग और जी हियो आ जाते हैं, जो चिल्लाकर उसे बुलाते हैं। सीईओ होंग कहती है कि तुम्हें मैंने पाला है, यहाँ तक पहुंचाया है और आज तुम मुझे बाईपास करती हुई खुद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आई हुई थी। मैं ये होने नहीं दूंगी। और जी हियो तो उससे इतना लड़ाई करती है
कि उसे रोकने के लिए उसका हाथ ही पकड़ लेती हैं। और बस इसके साथ ही उन दोनों गर्ल्स की कैट फाइट स्टार्ट हो गई थी। वो बिल्कुल ड्रामास की तरह एक दूसरे के मुंह पर थप्पड़ पे थप्पड़ दे मारती हैं। और वही गर्ल्स जो यहाँ पर अपनी ब्यूटी दिखाने के लिए आई थी, उनकी एक एक गाल टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। और इसके साथ ही हमें सेगी को भी दिखाते हैं। थोड़ी देर तो वो वेट करता है और इसके साथ उसे बेचैनी होने लगती है कि कहीं उस पगली लड़की के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो गया हो। वो भागता हुआ जाता है और साथ ही साथ मिरर में भी खुद को देख कर जा रहा था। रिसेप्शन पर जाता है तो पता चलता है कि वो ऊपर आ गई है। उसे तलाश करते हुए वहां पहुंच जाता है और कहता है तमाशा बंद करो। सीईओ होंग ने शायद पहले उसे कभी देखा नहीं था। वो कहती है कि तुम होते कौन हो? कुछ छोटे मोटे एम्प्लॉय हो गए, हम तो तुम्हारे सीईओ से मिलने के लिए आए हैं। और इतने में सेओरी भी उससे कहने लगती है, सेगी इस सब से बाहर रहो, ये मेरा इशू है, मैं खुद ही हैंडल करूंगी। सेगी, ये नाम सुनते ही होंग तो हैरान ही रह जाती है। और सेगी कहने लगता है कि मुझे अपने आप को प्रॉपरली इंट्रोड्यूस तो कराने दो। और इसके साथ ही वो कहता है, मिस सेओरी, क्या आप बायोजी एंटरटेनमेंट एजेंसी के साथ अपने आप को एफिलिएट कराना चाहेंगी? अगर ऐसा करेंगी तो मैं आपका नया सीईओ बन जाऊंगा। उसने खुद ही एक एजेंसी खोल ली थी और वहां पर उसने साइन किया था सेओरी को अपने पहले स्टार के तौर पर, ताकि कोई भी उसके रास्ते की रुकावट ना बन सके। इतना बड़ा स्टेप वो सेओरी के लिए ले रहा था, किसी ने सोचा भी नहीं था। सेओरी तो ये सुनते ही हैरान रह जाती है। वो उसे बोलता है, हाथ मिला लो और ये हमारी डील की स्टैंप बन जाएगी। और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाती है तो सोचने लगती है कि मुझे इतना हैंडसम क्यों लग रहा है, इसकी स्माइल इतनी सुंदर क्यों है, मेरे दिल में क्यों कुछ कुछ हो रहा है। और इसके साथ ही फिर हम एक कॉम्प्लीमेंट्री सीन दिखाते हैं पास्ट लाइफ से। जोसन एरा में एम्परर ने जानबूझकर लेडी कांग को मास्क प्रिंस के पास भेजा था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर उसकी लाइफ में एक लड़की ही एंटर होने वाली है तो वो यही होगी। उसने उन दोनों को इकट्ठे देख लिया था जब वो उसे बॉक्स से आज़ाद कर रहा था, और ये सारा कुछ एक चाल के लिए था। और अब की दफ़ा भी शायद वो इस जिंदगी में वैसी ही चालें चलता आ रहा था। और इसके साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट क्या होगा ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।